यानी आपका कहने का मतलब है कि जो काउंटिंग थी उसमें गलती थी। जी हाँ, काउंटिंग में गलती थी, 2 मार्क्स उन्होंने कम काउंट किए थे, फिर बढ़ गए। अब देखिए जो इन्होंने बात बोली है वो कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ इनके बच्चे के साथ ही नहीं, ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। बच्चे को और वो गणना करते समय 2 नंबर छोड़ दिए हैं, उनको पेनल्टी पड़नी चाहिए। वो कॉपी लेके घर में आए और बच्चे के उन्होंने खुद घर में आके काउंटिंग की और 2 नंबर बच्चे के कैलकुलेशन में कम थे, यानी कि वो रीवैल्यूएशन नहीं थी, यानी कि जेरॉक्स कॉपीज़ को लेकर के उसमें नंबर बढ़े हैं। तो जो फॉल्ट है उस चेकर का, उस एवेल्यूएटर का, जिसने एक आंसर शीट को बड़ा ही नॉन सीरियसली लिया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बात करें तो बच्चों के भविष्य की, बात करें तो रिज़ल्ट की, जब बच्चों के रिज़ल्ट आते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं वह रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद किन किन कठिनाइयों से उन बच्चों के अभिभावकों को गुजरना पड़ता है, ये एक गंभीर विषय है और इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन हमारे साथ एक शख्स मौजूद है यहाँ पे, ये भी किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, लेकिन हम इनकी पहचान जो है वो गोपनीय रख रहे हैं क्योंकि ये सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर, कुछ ऐसी बातें जो है उन्हें उजागर करना चाहते हैं जो शायद आप लोगों के साथ भी बीती होंगी या बीत रही होंगी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि कुछ दिन पहले 12th क्लास का रिज़ल्ट आया था और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास भी हुए थे, लेकिन कुछ बच्चे रिपेयर भी जरूर हुए होंगे और उसके बाद रीवैल्यूएशन भी भरी होगी। लेकिन अब उसके लिए कितना खर्चा हुआ होगा, कितना टाइम टूटा होगा और कितनी हरासमेंट खासकर पेरेंट्स जो हैं उनको सहनी पड़ी होगी, ये हम ज़रूर आपको बताना चाहते हैं। एक पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, किस तरह का आपके साथ वाक़या पेश आया, किस तरह की मुसीबतें आपको पेश आई हैं जब आपके बच्चा 12th में रिपेयर हुआ? सर हमने बहुत वो की थी बच्चों के लिए, क्या रिजल्ट निकलेगा, हम बच्चे को वहाँ पे भेजेंगे, इंजीनियरिंग करवाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे देखा कि बच्चे का एक स्वेट रिपेयर था। जब रिपेयर हो गया स्वेट तो बच्चे के ऊपर कितनी वो बच्चे, आजकल पता है आपको, बच्चे कितना गलत साइड चले जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे मैं अपनी बात कहूँ तो वो बच्चों ने क्या, जब हमने वो रिजल्ट देखा उसके बाद हमने बोर्ड को अप्लाई किया, तो जब उन्होंने बोला कि अब वहाँ पे हम वो करेंगे, एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, तब आपका वो होगा, जेरॉक्स कॉपी के लिए आप बता सकते हो। तो जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, फिर हमने जेरॉक्स कॉपी के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे उन्होंने एक बोला कि एक फ़ी आपकी लगेगी 255 255 रुपये पर सब्जेक्ट की एक फ़ीस होगी। उसके बाद रीवैल्यूएशन का होगा, रीवैल्यूएशन की 495 होगी। उसके बाद जो हमने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना था उसका 1300 रुपये फ़ीस है। लेकिन मेरे कहने का मकसद यही है कि ये कितनी हरासमेंट है, एक दो सब्जेक्ट के लिए कितने पैसे हमको पे करने पड़ेंगे। जब हमने जेरॉक्स कॉपी के लिए अप्लाई किया उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, आज नोटिफिकेशन निकाली, तो नेक्स्ट डे उन्होंने बोर्ड में बुलाया था। जब हम बोर्ड में गए वहाँ पे देखा, हमने बोर्ड निकाली, अपनी जेरॉक्स कॉपी ली, जेरॉक्स कॉपी लेकर हम घर में आए, जब देखा वहाँ पे टोटल में फ़र्क था, 2 मार्क्स हमारे कम थे। जब हमने फिर दोबारा हम बोर्ड में गए, वहाँ पे उनको बताया कि इसमें 2 नंबर कम हैं। फिर उन्होंने बोला अपनी मार्कशीट लाओ। मार्कशीट लेने के लिए हम दोबारा घर में आए, घर से फिर दोबारा जम्मू बोर्ड में गए, वहाँ पे उनको मार्कशीट दी। फिर उन्होंने बोला 5 दिन के बाद आओ। फिर 5 दिन के बाद हम दोबारा फिर बोर्ड में गए, फिर जाकर वहाँ पे उन्होंने वो वाली मार्कशीट ली और दूसरी मार्कशीट हमको प्रोवाइड की। तो यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि कितने बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, खामखा जो 2 नंबर 4 नंबर किसी के कम हैं, वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हम तो पता था हमको बोर्ड में जाना है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं उनको पता नहीं चलता, पेरेंट्स ऐसे हैं जो पैसे के लिए वो नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं कर सकते। तो यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बोर्ड को भी देखना चाहिए कि बच्चों को ऐसे हरासमेंट न हो। यही कहना कहूँगा मैं। आपके बच्चे के कितने मार्क्स बढ़े उसके बाद? 2 मार्क्स बढ़े हमारे। उसका फिजिकल एजुकेशन थी, फिजिकल एजुकेशन। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो काउंटिंग थी उसमें गलती थी? जी हाँ, काउंटिंग में गलती थी, 2 मार्क्स उन्होंने कम काउंट किए थे,
फिर बढ़ गए। अब देखिए जो इन्होंने बात बोली है वो कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ इनके बच्चे के साथ ही नहीं, ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, और वो लोग शायद गरीब भी होंगे, वो रीवैल्यूएशन नहीं करवा पाए होंगे। जिस तरह से इन्होंने फ़ीसों की बात की है, लगभग 2000 से ज़्यादा तो फीस का खर्चा ही आ गया है। जुराक्स कापी की बात करें, फ़ीस की बात करें, और भी लगभग 2000 से ज़्यादा तो उसमें खर्च आ गया। और कुछ पेरेंट्स होते हैं वो शायद खर्च नहीं भी कर पाते, जो दूर दराज और गरीब परिवार से संबंधित होते हैं, वो पैसे खर्च नहीं कर पाते, और ना जाने कितने ही बच्चों का भविष्य जो है वो उन लोगों के कारण ख़राब हुआ है जिनकी काउंटिंग जो है वो ठीक नहीं थी। अब काउंटिंग उन्होंने ठीक नहीं की और जो भविष्य है वो बच्चों का ख़राब कर दिया। इन्होंने बेशक पैसे लगाए, लेकिन 2 नंबर बढ़े हैं, 2 नंबर बढ़े हैं। और कारण क्या है कि जो काउंटिंग करने वाले होते हैं, अब एक जगह काउंट नहीं किए जाते नंबर, 2-4 लोगों के हाथों से वो शीटें निकलती होंगी और काउंट करते होंगे। अब वो कैसे नालायक लोग हैं जो इस तरह की काउंटिंग करके बच्चे का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। इसके ऊपर जरूर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जरूर गंभीर सोच रखनी चाहिए इस विषय के ऊपर, क्योंकि ना जाने कितने ही बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। और सिर्फ फीस की बात नहीं है, उसके बाद 2-3 बार इन्हें जम्मू जाना पड़ा, उधमपुर से जम्मू। तो आप खुद सोचिए कि कितना खर्चा करना पड़ा होगा, कितनी हरासमेंट हुई, कितना टाइम वेस्ट हुआ इनका। तो खैर ये मुद्दा जो है ये गंभीर है, और हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन लोगों के ऊपर सख्ती होनी चाहिए जो लोग बंद कमरों में बैठ के आराम करते हैं और इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बात सुनाई एक पेरेंट्स की कि कितनी हरासमेंट उनको हुई है 2 नंबरों के लिए, रीवैल्यूएशन जब फॉर्म भरा गया उसके बाद किस तरह से प्रोसीजरों से वो गुजरे, उसके बाद कितना समय वेस्ट हुआ, कितना पैसा वेस्ट हुआ, और इसको लेकर और पेरेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी बात है सामने आए हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो सामने आए हैं। लेकिन इसी मामले को लेकर हमने गंभीरता दिखाई और हमने कुछ एजुकेशन विभाग के ही लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी खुलकर सामने नहीं आए और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने गंभीरता दिखाई। लेकिन अब बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने पहले बोला कि अजय कुमार गुप्ता जो महासचिव हैं निजी स्कूलों के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस मामले पर। तो अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। धन्यवाद अरुण जी। लेकिन एक ऐसा है कि विवादों में मुझे जो आप लेके आते हैं जी, लेकिन आपकी जो आप इशू लेकर के मेरे सम्मुख आए हैं, और ये इशू आज का नहीं है, ये काफ़ी समय से है जी। और पेरेंट्स खुल के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना हो रही है। जैसे तो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया ऑफलाइन, लेकिन अजय जी क्या कहेंगे आप कि बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है? अरुण जी, ऐसा है कि ये बातें जो आज पेरेंट्स खुल के कह रहे हैं, जब शलीन काबरा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन थे, हमने इन ये जो जितने भी मुद्दे आप इस समय पेरेंट्स बोल रहे हैं, इनको हमने उनके सम्मुख रखा। तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था जिसको बोलते हैं हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम टू सेव द टू गिव मैक्सिमम टाइम टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज़। ऑर्डर नंबर 119 निकाला था 2017 में। तो उस समय हमने जो उस समय के जो सचिव थे उनसे हमने एक बात कही थी कि बच्चों की चलो ये जो अभी बच्चे के साथ हुआ, जो आपने मेरे साथ भी चर्चा करी है कि बच्चे के 2 नंबर जी, जब उन्होंने जिराक्स लिया और उसके बाद उस बच्चे के जब वो कापी लेके घर में आए और बच्चे के उन्होंने खुद घर में आके काउंटिंग की और 2 नंबर बच्चे के कैलकुलेशन में कम थे, यानी कि वो रीवैल्यूएशन नहीं थी, यानी कि जिराक्स कॉपीज़ को लेकर के उसमें नंबर बढ़े हैं। तो जो फॉल्ट है उस चेकर का, उस एवेल्यूएटर का, जिसने एक आंसर शीट को बड़ा ही नॉन सीरियसली लिया है। और ऐसे एवेल्यूएटर जिन्होंने उस समय बच्चे को गणना करते समय 2 नंबर छोड़ दिए हैं, उनको पेनल्टी पड़नी चाहिए। अगर पेरेंट्स ने नोटबुक अपनी वहाँ से आंसर शीट निकलवाई है, अगर उसने पेमेंट करी है, जिसने उसको एवेल्यूएट किया है और जिसने उसकी कैलकुलेशन की है, ये पैसा
जो पेरेंट्स का वेस्ट हुआ है और हरासमेंट जो हुई है, जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज किया था उस पेपर को चेक करने के लिए, ये उसको पेनल्टी पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। अभी तो जो एक पहलू है कि जो आप देख रहे हो, दूसरे पहलू क्या है कि हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन पहले रहे हैं या सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रहे हैं, उनसे हमने बार बार एक निवेदन किया है कि जब बच्चे 12th क्लास की परीक्षाएं देते हैं तो वहाँ पे जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों की प्रताड़ना होती है। देखिए, जैसे कि हमारे पास 10 नंबर का इंटरनल होता है और 20 नंबर का एक्सटर्नल होता है। मान के चलो एक बच्चा फिजिक्स में 20 में से 20 लेता है, केमिस्ट्री में 20 में से 20 लेता है, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल की। बायोलॉजी में 20 में से 20 लेता है, फिजिकल एजुकेशन में बराबर के बराबर लेता है। उस बच्चे के मार्क्स बाकी बच्चे की तुलना में बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिला है। और ये बात हमने उस समय के जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन थे उनसे कही कि बच्चों की पोजीशंस में सबसे ज़्यादा बच्चों को हानि होती है अगर एक बच्चा थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 ले रहा है और उसको प्रैक्टिकल में बच्चे को इंटरनल और एक्सटर्नल में 14 नंबर दे रहे हैं। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? तो तब जो शलीन काबरा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन थे, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था 15/3/2017 को। इसमें इन्होंने कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है कि ये जो बच्चों के साथ ये थोड़ी प्रताड़ना होती है प्रैक्टिकल्स को लेकर के, इसके ऊपर एक कानून बनाओ कि बच्चा अगर थ्योरी में 100% मार्क्स ले रहा है, उसके प्रैक्टिकल में इन प्रोपोर्शनेट टू दैट होने चाहिए। मान के चलो एक बच्चा थ्योरी में 70 में से 70 नंबर ले रहा है फिजिक्स में, और प्रैक्टिकल में उसको बेचारे को 11 नंबर दे रहे हैं आउट ऑफ 30, ये कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये जो अभी नए चेयरमैन आए हुए हैं, इनसे हमने पहले विचार बनाया था कि एक जाकर के उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस बार एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का सिस्टम था, जिसके कारण जो चेयरमैन परीक्षित जो थे वो बिज़ी थे। तो हमने ये पहले का विचार बनाया कि इस ऑर्डर को लेकर के, ये तो बाई चांस आज पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये कॉपी मैंने निकाली हुई थी और मेरा ये विचार था कि जब भी मैं जम्मू जाऊंगा तो जो माननीय डॉक्टर साहब हैं उनसे जाके बात करूंगा कि हमें बच्चों का प्रैक्टिकल का कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिल रहा है, और ऐसी बच्चों की जो है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ड्रॉप होता है। हर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता। देखिए ना, इंटरनल असेसमेंट में 10 में से बच्चा 10 भी ले लेगा, एक्सटर्नल में बच्चे 20 में से उसको 7 चाहिए, तो कोई मान के चलो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको बेचारे को 7 नंबर मिलेंगे, तो उस बच्चे की ओवरऑल कैलकुलेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और उस बच्चे का रैंक जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल रिव्यू करने की ज़रूरत है। अभी नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, वहाँ कहते हैं जी बच्चे को बड़ा इजी, बड़ा कंफर्टेबल जोन चाहिए, बड़ा बच्चा जो है रैशनल थिंकर चाहिए, लेकिन NEP 2020 से शुरू हुई है, तो कंफर्टेबल जोन आप देख ही रहे हैं कि आज दिन तक पेरेंट्स मेरे हिसाब से खुल के सामने नहीं आए हैं। इट हैज़ हैपन फर्स्ट टाइम कि पेरेंट्स आर कमिंग कि हमारे साथ इस प्रकार की प्रताड़ना थी। और देखो उस बच्चे का कितना लॉस हुआ, पेरेंट्स का कितना लॉस हुआ, और फार फ्लंग एरिया से जो पेरेंट्स होंगे वो कहाँ जम्मू में आ पाएंगे, कहाँ कईयों को तो पता नहीं चलता। कईयों अच्छा, मैं एक और बता दूंगा आपको, यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है इसका और जम्मू यूनिवर्सिटी का आपस में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। पिछले वर्ष क्या हो गया कि 30 जून को बच्चों के परिणाम निकले, ये जो 12th क्लास के बच्चे थे इनके परिणाम निकले, उसमें चांद एक बच्चे जो थे रीपेयर हो गए। जब रीपेयर हो गए तो बच्चों ने क्या किया कि इसी तरह से जेरॉक्स मंगवाई और अपना रीवैल्यूएशन के लिए बच्चों ने बोर्ड में जाकर अप्रोच किया। कुछ बच्चे जो थे वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए, और जब उन्होंने क्वालिफाई करने के बाद क्या हो गया कि उनका जो परिणामों की घोषणा हुई वो हुई सितंबर में। सितंबर में जब घोषणा हुई तो अब बच्चे जो थे, जैसे 30 जून को रिज़ल्ट निकला और 10 सितंबर को रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट निकला, यानी कि वो बच्चे ने बाई एनुअल एग्ज़ाम नहीं दिए थे। बच्चा उसी एग्ज़ाम में बच्चे के कोई 6 नंबर कम थे, 1 नंबर उसको मिला, और बच्चे का 5 नंबर का जो प्रावधान है उसके अनुकूल बच्चा पास हो गया।
उसके बाद क्या हो गया कि बच्चे जो थे वो जम्मू यूनिवर्सिटी में गए कि हमें एडमिशन चाहिए। नन वॉज रेडी टू लिसन द ग्रीवेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। पर चांस आई वॉज इन द जम्मू, मेरा बेटा बड़ा लाख कर रहा था, मुझे उसके काम से जम्मू गया तो वहाँ देखता हूँ कि मेरे विद्यालय के भी 2-4 बच्चे खड़े। मैं बेटा कैसे आए हो? उन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने बोला कि मैं वाइस चांसलर से मिलते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ पर मुझे कहा गया जी आप एकेडमिक ब्लॉक में चले जाओ। आई वेंट देयर। उन्होंने बोला कि एडमिशन जो थी वो 15 जुलाई को ख़त्म हो गई है। मैंने उनसे कहा कि अगर 15 जुलाई को ख़त्म हो गई, ये बच्चे रीवैल्यूएशन में पास हुए हैं, इन बच्चों का क्या फॉल्ट है? तो वहाँ आई वॉज आंसरलेस। मैं बड़ा डिसहर्टेड हो गया। वहाँ पे कोई बच्चा बेचारा पुंछ से आया, रजौरी से आया, जो समर जोन के बच्चे थे। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैं घर में आया तो आई डिस्कस दिस मैटर विद माई फैमिली कि कैसा सिस्टम है कि आज आधुनिक युग में जब कंप्यूटराइज्ड एज है, इतना सिस्टम बन गया है, तो इनका जम्मू बोर्ड का और यूनिवर्सिटी का एकलाइजन होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं बैठा तो मैंने ना एक मेल को ड्राफ्ट कर दिया। ये मेल मैंने ड्राफ्ट की और ये अक्टूबर में मैंने ड्राफ्ट की मेल। आई ड्राफ्ट दिस मेल। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी हैं, कोई नीरज जी हैं, उनके नाम की मैंने मेल ड्राफ्ट की थी। मैंने उनमें अपने दिल के भाव जो थे वो व्यक्त किए। तो क्या देखता हूँ कि 4-5 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा गया है कि जो बच्चे रीवैल्यूएशन में जिनका रिज़ल्ट 10 सितंबर को जिसकी घोषणा हुई है, उन बच्चों को जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी और 2-3 दिन का टाइम दिया था। जबकि होना ऐसा चाहिए था, डिस्पाइट ऑफ हाईलाइटिंग दिस इशू बाय एन इंडिविजुअल, ये ऑटोमेटिक एक सेल्फ जनरेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए था। तो प्रताड़ना तो है, क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। अब मैं थोड़ा सा एजुकेशन विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि मेल डालेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, चलो बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन वो पर चांस में जम्मू यूनिवर्सिटी में था, अगर नहीं गया होता तो मुझे लगता नहीं था कि बच्चों को 1 साल वेस्ट हो जाना था। तो ये थोड़ा सा इसको गंभीरता से शिक्षा जगत को लेना चाहिए। अभी शिक्षा जगत में भी एक बहुत उथल पुथल है, क्योंकि पहले ऐसा था कि एडवाइज़र हुआ करते थे 2-3, अभी पूरे जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में एक ही एडवाइज़र हैं। तो वो शिक्षा को देखने वाले हायर एजुकेशन को भी वही देख रहे हैं और स्कूल एजुकेशन को भी एक ही सेक्रेटरी देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए सिस्टम को, कि हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। और गवर्नमेंट के ऊपर ये एक रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर 2, जिस व्यक्ति ने भी एवेल्यूएशन में या कैलकुलेशन में बच्चे की अंकों की गणना में ये रखा हुआ है, एरर रखा हुआ है, उस व्यक्ति को पेनलाइज करना चाहिए और पेरेंट्स को खुल कर के सामने आना चाहिए। मैं अभी आपको रिसेंटली बता दूंगा, हमारी न्यायपालिका में एक पिटीशन फाइल हुई है। तो वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट हैं वो गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट है। गवर्नमेंट ने उसका रिस्पांस इन टाइम नहीं दिया। रिस्पोंडेंट ने टाइम मांगा 4 वीक का। तो ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो क्या लिखते हैं कि आपको 4 हफ्ते का समय दिया, लेकिन आपको 2000 की पेनल्टी एडवोकेट वेलफेयर में देनी होगी, जो उनका एक क्लब बना होगा उसमें देनी होगी। 2000 की पेनल्टी कहाँ पे? ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने रिस्पोंडेंट को बोला कि जमा करवाओ। तो इससे क्या रहता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो उसमें आपका चेक नहीं है तो समझ लो वो कार्य नहीं है, वो टाइम पास है। तो ये थोड़ा टाइम पास लगा मुझे जो आपके मैंने मुख से बात सुनी है कि बच्चे के 2 नंबर कैलकुलेशन में कम हो गए। दिस इज़ रॉन्ग, ये अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल लापरवाही तो है, ये अजय जी भी मानते हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि एजुकेशन विभाग जो है, ये डिपार्टमेंट जो है, काफ़ी कमियां हैं इसमें और इन कमियों में सुधार की बहुत ज़रूरत है। अगर देश के भविष्य जो बच्चे हैं, अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाना है तो इस विभाग को सुधरना होगा। और हम भी एलजी महोदय से अपील करते हैं कि इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए कोई एक्शन लें, ताकि और बच्चे जो हैं वो इन दुविधाओं में, इन मुसीबतों में ना फंसें और वह आराम से अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सके। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।